Hello dear guys, once again I welcome you to Counsel Friend, your counsel, your friend। दोस्तों जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। 1 मार्च को ये रिलीज हुआ है। बहुत जल्दी आपको भर के इसको सबमिट करना चाहिए। मगर डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई गलती ना हो जाए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ जाएगा कि जेई मेन का फॉर्म कैसे भरना है और साथ ही साथ आई बॉक्स में भी नजर आ जाएगा कि जेई मेन का फॉर्म आपको कैसे भरना है। मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं उन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में जो गलतियां स्टूडेंट कर देते हैं या जिसके बारे में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उनको प्रॉपरली पता नहीं होता। तो आपको आपकी इन्हीं क्वेरीज का, इन्हीं चीजों का समाधान देने के लिए मैं आज आपके बीच में मौजूद हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा अंत तक, जिसमें आपको मैं पूरे डिटेल देने वाला हूं कि जेई मेन का फॉर्म इस बार क्यों अलग है, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है जिनका आपको ध्यान रखना है, किन बातों की सावधानी आपको रखनी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला डिफरेंस जो इस बार है, इस बार ईमेल का और मोबाइल नंबर का रियल टाइम ऑथेंटिकेशन होगा और इसके लिए एक ओटीपी इन लोग यूज करेंगे। ओटीपी की मदद से आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड जो है ऑथेंटिकेट किया जाए। आपका आधार कार्ड भी, आपका मोबाइल नंबर भी और आपका ईमेल भी ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो मेक श्योर आपके पास में ईमेल नहीं है तो एक प्रॉपर ईमेल बना लीजिए। इस बार नंबर ऑफ सेशंस 4 की जगह 2 रखे गए हैं, यानी केवल अप्रैल और मई का सेशन, और दोनों सेशंस के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, आप एक साथ 1, 2, 3, 4 चारों सेशंस के लिए आप चेक बॉक्स में टिक करते थे और इक्विवेलेंट फी आप जमा करते थे। मगर इस बार ऐसा नहीं है, आप या तो सेशन 1 या फिर सेशन 2 के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको दोनों की फीस भी अलग अलग पे करनी है। तीसरी बात, यदि आप सेशन 1 के लिए अप्लाई करने से किसी कारण से चूक गए या आपका कैंडिडेचर रद्द हो गया तो भी घबराने की बात नहीं है। आप सेशन 2 के थ्रू आप आगे अप्लाई कर सकते हैं और आप अप्रैल की जगह मई में दे सकते हैं। एनटीए का कहना है कि अप्रैल सेशन को आप वार्म अप सेशन की तरह लें और दोनों सेशंस आप यूज कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक सेशन यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए चॉइस बढ़ गई। इसका फायदा यह होगा कि आपको ड्रॉप लेके आगे मेहनत करने की यदि आपको जरूरत लग रही है तो आप अभी से वार्म अप राउंड और मेन राउंड के थ्रू अपनी मेहनत को बचा सकते हैं। मगर फिर भी ड्रॉप लेने के अलग फायदे हैं, मगर वो एक अलग सब्जेक्ट है। विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस बार करेक्शन की गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी है। हर साल क्या होता था, वेबसाइट एक बार लॉक होने के बाद वापस ओपन होती थी एंड यू यूज्ड टू गेट टाइम टू हैव करेक्शंस डन इन योर फ्यू ऑफ द फील्ड्स। मगर इस बार उन्होंने ये चॉइस नहीं छोड़ी है। गलती किसकी है? एनटीए की गलती है। फॉर्म का नोटिफिकेशन इतना लेट जारी किया और लेट जारी करने के बाद खामियाजा भुगतने की जिम्मेदारी किसको दे दी? स्टूडेंट्स को दे दी। क्यों? अब करेक्शन नहीं कर सकते। अरे भाई, आपने लेट इतना जारी क्यों किया? और इतना लेट जारी किया तो अब बच्चों को टाइम तो दो। आप टाइम भी नहीं देना चाहते। इस चीज को सोच के देखिएगा। हम तो शहर में हैं, ठीक है, जो बेचारे दूर गांव में बैठे हैं जिनको अभी इंटरनेट से प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला है, वो क्या करेंगे? जहां पे स्पीड भी ठीक नहीं आती और स्पीड ना आने के कारण कोई गलती हो जाती है तो खामियाजा कौन भुगतेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं जहां पे करीब 1.5 लाख के आसपास फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं जहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। नंबर ऑफ चॉइस ऑफ सिटीज जो है इस बार आपके एड्रेस के बेसिस पे डिसाइड होगी। आपने कौन सा एड्रेस फिल किया है उसके बेसिस पे चॉइस ऑफ द सिटी मिलेगी। तो मेक श्योर आपका एड्रेस बिल्कुल करेक्ट हो और आप जो आपका होम टाउन हो उसको आप भर रहे हो। पेरेंट्स गार्जियंस की इनकम डिटेल इस बार मांगी गई है और वो एक मैंडेटरी फील्ड है, यानी उसको अप्लाई करना, उसमें आपको टिक लगाना जरूरी है कि पेरेंट्स की ड्रॉप डाउन मेनू में से इनकम कौन सी आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आपके पेरेंट्स की इनकम मल्टीपल सोर्सेज से है तो आपको ये इंश्योर करना होगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी की है, जिसका इनकम टैक्स रिटर्न जाता है, आप वो इनकम यहाँ पे फिलअप करें। यू कैन कंसल्ट विथ योर पेरेंट्स बिफोर फिलिंग अप दिस सेक्शन। ईमेल का कंफर्मेशन उन्होंने मांगा है और साथ ही साथ स्कोर कार्ड जो है उसका कंफर्मेशन जो है वो भी आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी जिसका नाम है संदेश, SANDES, जिसके ऊपर पैरेलली वो सारे नोटिफिकेशंस भेजेंगे। तो आप डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा। संदेश एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया है स्मार्टफोन्स पे एंड्रॉयड ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप यूज करना शुरू कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। तो मेक श्योर आपको कोई झांसा देता है कि
ये फॉर्म मैं भरवा देता हूं, मेरे पास में एक कॉपी रखी हुई है, आप इस तरह के झांसों में ना आए और आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भरें। यूआरएल बॉक्स में प्रॉपरली इंटरनेट आईडी टाइप करें और उसके थ्रू आप फॉर्म भरें। और फॉर्म के देखिए 3 हिस्से हैं। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, दूसरे स्टेप में आपको पूरे आपकी डिटेल्स भरने हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, और तीसरे स्टेप में आपको पैसा पे करना है। आपका फॉर्म तभी भरा हुआ माना जाएगा जब तीनों स्टेप्स भर लिए जाएंगे एंड यू आर कंप्लीटेड 3 स्टेप्स सक्सेसफुली। फोटोग्राफ जो है वो रियल टाइम में उसका ऑथेंटिकेशन होगा, तो फोटोग्राफ जो है वो स्कैन्ड कॉपी ना हो। और मेरा वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने जेईई मेन के बहुत डिटेल्स आपको दिए हैं, आप इसमें देखिएगा कि फोटोज के डिटेल मैंने बहुत आपको डिटेल में उसमें शेयर किया हुआ है। आपका फोटो किसी भी कारण से रिजेक्ट ना हो जाए, यदि वो कंप्यूटर जनरेटेड है, टेम्पर्ड है, किसी और का स्टूडेंट का फोटो है, तो वो रिजेक्ट हो जाने वाला है एंड यू विल बी लैंडिंग इन ट्रबल, क्योंकि आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी चलाया जा सकता है। यस, मेक श्योर कि आपसे गलतियां ना हो। साथ ही साथ आपको कम से कम 3 साल के लिए जेईई मेन या एडवांस में अपीयर होने के लिए आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, आपको डीबार किया जा सकता है। तो ये गलतियां आप ना करें। आधार नंबर का वेरिफिकेशन आएगा, आपको 3 ऑप्शन देंगे कि आप आधार नंबर को ऑथेंटिकेट करते हैं, आप आधार नंबर देना चाहते हैं या कोई और नंबर देना चाहते हैं, या आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं। आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। आप आधार नंबर को वैलिडेट करा लीजिए, आपके लिए वो एक बहुत सेफ ऑप्शन है। ये मेरी आपको जनरल सलाह है। जो स्टूडेंट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स कहलाते हैं, जो लिखने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक स्क्राइब की भी व्यवस्था है। एक असिस्टेंट उनको दिया जाएगा जो आपके बदले में पेपर करने में आपकी हेल्प करेंगे, और एडिशनल जो 40 या 45 मिनट्स का टाइम है उसके लिए वो एडिशनल अलॉट किया जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी का। बाकी सबके लिए 3 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है। साथ ही साथ आपको थोड़ा एडिशनल टाइम दिया जाएगा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए और अपने जनरल डिटेल्स भरने के लिए। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में यदि आपका पेपर सुबह 9 बजे चालू हो रहा है तो 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपकी कंपलसरी एंट्री वहां हो जानी चाहिए। इस दौरान आपकी फ्रिस्किंग होगी, यानी आपको फिजिकली चेक किया जाएगा। साथ ही साथ आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपनी सीट पे बैठा के आपको एक्लेमेटाइज किया जाएगा कि आप कंफर्टेबली आप एग्जाम लिख पा रहे हैं कि नहीं। आप एग्जामिनर से, इन्विजिलेटर से बहस ना करें, आप उनसे फालतू में लड़ाई ना करें, जिससे आपका टाइम और आपका मेंटल कंपोजर खराब ना हो। इसके साथ ही साथ में आप इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि आप टाइमली पहुंच जाएं, क्योंकि एनटीए आपको एडिशनल टाइम नहीं देगा। आप उमंग और डिजी लॉकर ऐप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स आप यहां पे स्टोर करने की आपको फैसिलिटी है। आप इनमें से ये दोनों ऐप या इनमें से कोई ऐप स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इस साल भी है, हर साल रहती है। इस साल पेपर के फॉर्मेट में चेंज किया गया है, मेक श्योर आपको ये चेंज पता हो। हर साल क्या होता था, 25 क्वेश्चंस आते थे, पहले तो 30 होते थे, फिर 25 कर दिया गया। 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते थे। इस बार एमसीक्यू सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आएंगे और सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के आपको आंसर्स, आप में से आपको एक आंसर चुनना है, उसके 10 क्वेश्चंस होंगे। जो सेकंड जो सेक्शन है 10 क्वेश्चन वाला, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको सेकंड सेक्शन में चॉइस दी गई है, 5 क्वेश्चंस की चॉइस है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चॉइस है, मगर ये आपका टाइम खराब करेगी एक्चुअली। क्यों? आपको 10 क्वेश्चन पढ़ने भी तो पड़ेंगे और 10 क्वेश्चन करने से पहले उसको अटेम्प्ट करना भी तो पड़ेगा, तो आपका टाइम खराब होगा। इसलिए आप इंश्योर कीजिए कि आप पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं। इजी, मीडियम, हार्ड के ऑप्शन पे जाएं, पहले इजी क्वेश्चन को टिक करें, फिर मीडियम क्वेश्चन पे आगे बढ़े और टाइम बचे तब डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आए। मैंने अपने नीट के जो वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में रणनीति के ऊपर बात की थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आ जाएगा, आपको आई बॉक्स में आ जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप गाइडलाइंस ले लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, जब मैंने बताया मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए, इसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना है। आपको जैसे मैंने बताया चॉइस है। और जेईई मेन की जो टेंटेटिव डेट्स कौन सी होंगी, अप्रैल में 16, 17, 18, 19, 20 अप्रैल और या फिर 21 अप्रैल हो सकती है। और सेशन 2 में 24, 25, 26, 27, 28 या फिर 29 मई में ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। ये एग्जाम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, यानी एक सर्वर से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और एक मदर सिस्टम जो है सारे सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चंस फेंक रहा है
और आपको उस मदर सिस्टम पे अपने आंसर जो है आपके सेव हो रहे हैं। ये एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहलाता है। जेईई एडवांस एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें दिल्ली या किसी रिमोट सेंटर से सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे, वो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये जो आपको आंसर्स मार्क करने हैं, ये एक वर्चुअल कीबोर्ड, एक जो स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड बना होगा जिसमें से आपको सही आंसर माउस की सहायता से चुनना होगा और सही आंसर आपको मार्क करने होंगे। तो इसी तरह से अपने मार्क करते जाइएगा आंसर्स, और फाइनल सबमिशन के पहले एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा। ये सुविधा होती है एक ऑनलाइन या सीबीटी टेस्ट देने में, आप अपने आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं। ओएमआर बेस्ड टेस्ट में आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट में आपने पेपर के ऊपर निशान लगा लिया, इट इज फाइनल, नाउ इट कैन नॉट बी चेंज। सो यू हैव वन फैसिलिटी ऑल्सो हियर। जो भी गाइडलाइंस है इस एग्जाम को क्रैक करने से, इस एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले, वो सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जेईई मेन इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे है। आप जेईई मेन के वेबसाइट के पेज पे जाएंगे, वहां से आपको ये मिल जाएगा। आप चाहें तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देखें, वहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट ने इंग्लिश ऑप्शन भर दिया मगर वो एग्जाम हिंदी में देना चाहता है, तो क्या उसकी चॉइस लॉक हो गई है? जी हां, लॉक तो हो गई, मगर फिर भी एक चॉइस है। आपने इंग्लिश लॉक तो कर दिया, मगर एग्जाम हॉल के अंदर भी आप चाहें तो हिंदी चुन सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, अप्लाइंग ऑनलाइन हाउएवर इन सीबीटी मोड द कैंडिडेट कैन ऑल्सो चूज सिलेक्ट his her opted medium of question paper during the examination. The medium should be filled up with applying on online. However, in CBT mode, the candidate can also choose select his her opted medium of question paper during the exam. आप एग्जाम के दौरान भी यदि आपने इंग्लिश में पेपर भरा हुआ तो आप हिंदी में पेपर क्रैक कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि अपनी चॉइसेस को आप क्लियर रखें। अभी तो कह रहे हैं मगर बाद में ऑप्शन नहीं आया तो क्या करेंगे, परेशानी में आ जाएंगे, इसलिए सोच समझ के अपने ऑप्शन भरिएगा। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं और लगातार टाइम आउट का ऑप्शन आ रहा है तो आप क्या करें, तो बेस्ट तरीका होगा कि आप मोजिला या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, उसके थ्रू फॉर्म भरें, और यदि आप अपने कुकीज को क्लियर कर लीजिए और एक फ्रेश फॉर्म भरिएगा और अपनी हिस्ट्री को भी क्लियर कर लीजिएगा, या फिर आप इनकॉग्निटो विंडो का यूज करिएगा, तो ये प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। फॉर्म भरने के दौरान आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बस आपको आपका फोटो, आपका आई कार्ड का नंबर, आपका सिग्नेचर का इम्प्रिंट या इम्प्रेशन, और साथ ही साथ आपको कैस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी 1 जनवरी 2022 के बाद का हो। इसके अलावा ना कोई डॉक्यूमेंट आपको किसी पोस्ट से भेजने हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से, ना फिर किसी जगह जाके सबमिट करने हैं। केवल आपको ऑनलाइन ये 3 डॉक्यूमेंट स्कैन करके अभी सबमिट करने हैं। बाकी बातें बाद में, जब आप बाद में एडमिशन हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म करेंगे, उस समय आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, बाकी डिटेल्स आपको तब सबमिट करने होंगे, अभी नहीं करना है। यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल और पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट डालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो जैसा कि मैंने बताया है, आप किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही वो सर्टिफिकेट बनाएं। जेईई मेन के बुलेटिन के पेज नंबर 46 या 45 से आप देखेंगे, लाइन से अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट दिया हुआ है। आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है, उसके मुताबिक ही सर्टिफिकेट बनवाइएगा। इसके साथ ही साथ जेईई मेन का जो सिलेबस है वो पेज नंबर 85 पे दिया हुआ है, आप उसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपके जेईई मेन का सिलेबस क्या है। यदि आप सेशन 1 यानी अप्रैल सेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या आप डायरेक्टली सेशन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप मई के सेशन के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए पोर्टल बाद में खुलेगा, यानी जेईई मेन पेपर अप्रैल का जो पेपर है हो जाने के बाद ये ओपन होगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि कोई दोनों सेशन के लिए अप्लाई करना चाहे तो क्या एक साथ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, पहले पेपर 1 हो जाने दीजिए, फिर पेपर 2 हो जाने दीजिए, और फिर सेकंड सेशन के लिए आपको बाद में अप्लाई करना है। यदि कोई जेईई मेन का एग्जाम सेशन 1 का या फिर सेशन 2 का किसी दूसरे एग्जाम के साथ में क्लैश हो रहा है तो क्या करेंगे? उस दौरान बोर्ड एग्जाम आ गया, ऐसे में क्या करेंगे? तो इसकी जवाबदारी, इसकी जिम्मेदारी एनटीए की है। एनटीए इस इश्यू को चेक करेगा, आपको परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। यदि आपको एग्जाम डेट और स्लॉट अभी सिलेक्ट करना है तो क्या आप कर सकते हैं? जी नहीं, ये जो चॉइस है आपके पास में नहीं है। आप स्लॉट सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप केवल सेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्रैल सेशन या फिर मई सेशन। मगर उसके अंदर कौन सी डेट होगी और कौन सी शिफ्ट होगी, सुबह की या फिर शाम की,
इसका फैसला रैंडमली एनटीए करेगा और आपको यह फैसला करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई कैंडिडेट जो है वो सिग्नेचर ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन से कर देगा तो क्या उसका कैंडिडेचर सफर हो सकता है? नहीं, इतनी छोटी गलतियों के लिए कैंडिडेचर सफर नहीं हो सकता, मगर आप इंश्योर करिए कि आपके सिग्नेचर बिल्कुल साफ हो, उसमें जो स्ट्रोक्स हैं क्लियर नजर आ रहे हो, वो ब्लर्ड ना हो, वो स्मज ना हो। ब्लर्ड मतलब वो फीके या धुंधले ना दिख रहे हो, स्मज मतलब वो धब्बा या स्याही का उसमें धब्बा ना हो, वो क्लियर नजर आ रहे हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि कोई परेशानी आ जाए तो इसके लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है? जी बिल्कुल है। ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हेल्पलाइन नंबर। इन हेल्पलाइन नंबर से किसी भी संकट में, यदि किसी भी दुविधा में आप फंस जाए तो इन हेल्पलाइन नंबर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप यहां से हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ पेमेंट से रिलेटेड मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में आप अटक जाते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एनटीए के बुलेटिन के एनटीए का जो बुलेटिन है जेईई मेन बुलेटिन, उसके पेज नंबर 72 पे आपको डिटेल मिल जाएगा। पेज नंबर 72 पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, अलग अलग पेमेंट गेट वाइज उन अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं जो आपको सीधे मदद पहुंचा सकते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्या यदि कोई कैंडिडेट है अपने पर्टिकुलर में एक सिटी में एग्जाम सेंटर में कहीं पे कोई चेंज करना चाहता है तो क्या वो ऐसा कर सकता है? एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन कोई भी कैंडिडेट जो है वो एक बार जो चॉइस फिल करेगा और उसके बाद उसको कोई और मिस्टेक उसमें हो जाती है तो एनटीएस की जवाबदारी नहीं लेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कोई गुंजाइश नहीं है करेक्शन की। नो अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स फॉर एनी करेक्शंस। कोई अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं है, कोई मौका नहीं है, तो अभी गलती ना करिएगा गलती से भी। तो इसलिए बहुत ध्यान से भरिएगा। बार बार बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, हर बार फिर भी फोन आते हैं मेरे पास में, सर ये हो गया, सर वो हो गया। हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ध्यान से आप फॉर्म भरिएगा। कैन एनीवन सबमिट द मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स? हाँ, गलती हो गई तो यहां पे एक लूप होल एनटीए ने देके छोड़ा है। द ईच एप्लीकेशन फॉर्म में जो ईमेल एड्रेस है वो यूनिक होगा, साथ ही साथ मोबाइल नंबर यूनिक होगा। यानी आपके पास में एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस है और एक से ज्यादा मोबाइल नंबर है तो आप एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं, मगर रिस्क है, इसलिए बहुत सोच समझ के इस ऑप्शन को आप इस ऑप्शन में आप एंटर करिएगा। क्योंकि आधार नंबर यदि आपने डाल दिया है तो प्रॉब्लम में आएंगे, फिर आपको कोई और सोर्स ऑफ आइडेंटिटी यूज करना होगा, जैसे कि आपका पैन नंबर या फिर आपका पासपोर्ट या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका स्कूल का आई कार्ड। ऐसा कोई भी आपको डिटेल आपको यूज करना होगा। आधार आप यूज नहीं कर पाएंगे यदि आपने आधार एक बार डाल दिया है तो। मेक श्योर। इज इट मैंडेटरी टू फिल इन दी गार्जियंस और पेरेंट्स इनकम? जी हाँ, इस बार गार्जियंस इनकम को एक मैंडेटरी फील्ड माना गया है, तो इसके लिए आपको उसको भरना होगा और बहुत सोच समझ के पेरेंट्स के से बात करके उनकी हेल्प लेके भरना होगा। मेक श्योर आप इसमें गलती ना करें। कैन ए कैंडिडेट चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर? जी नहीं, ये सुविधा नहीं है। एक बार सेंटर अलॉट हो गया तो हो गया, उसमें चेंज करने का कोई स्कोप नहीं बचता है। तो इसलिए आप अपना एड्रेस और अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है और अपना स्टेट सिटी बहुत सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए ही एनटीए आपको सही एड्रेस सही सेंटर प्रोवाइड करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही होता है, मगर कभी कभार ये रैंडम भी हो जाता है, इसलिए बी केयरफुल। व्हाट टू डू इफ कैंडिडेट नीड्स टू ब्रिंग द व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स? कैंडिडेट्स को एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज लाने की अनुमति या परमिशन है? तो कैंडिडेट जो है वो हॉल के अंदर केवल अपना एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये 2 डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का रिटन या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट रखने की परमिशन नहीं है। बॉल पॉइंट पेन आप रखते हैं तो ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको रखना होगा। ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल आपको रखना होगा, स्टील का बॉटल या कोई और बॉटल नहीं चलेगा। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे फिर वो घड़ी हो, चाहे फिर वो कैलकुलेटर हो या मोबाइल फोन, तो चांस ही नहीं। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, पेन ड्राइव्स, कोई भी गैजेट अंदर ले जाने की परमिशन आपको नहीं है। ऑर्नामेंट्स आप ना पहन के जाएं, किसी भी तरह के ऑर्नामेंट्स की परमिशन गर्ल्स को नहीं है।
गोल्ड वगैरह के ऑर्नामेंट्स आप ना पहने, क्योंकि वहां पे आपके ऑर्नामेंट्स आपको उतारने को कह दिया गया, तो वहां पे आप किसके सुपुर्द करके जाएंगे। तो मेक श्योर आप केवल जो कहा गया उतना ही, जैसे ड्रेस कोड आपको कहा गया उस ड्रेस कोड को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें और बैंड आर्टिकल्स अंदर ना लेके जाएं। डायबिटिक स्टूडेंट्स के लिए एक चॉइस है, वो शुगर टैबलेट्स या फिर कुछ फ्रूट्स अपने साथ में रख सकते हैं, जैसे एप्पल, बनाना या फिर ऑरेंज, ऐसे कुछ सिंपल फ्रूट्स जो कि आपको डायबिटीज में आपको रिकवर करने में हेल्प कर सके, वो आप एग्जाम हॉल के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। पानी केवल ट्रांसपेरेंट बॉटल में ले जा सकते हैं, जैसा मैंने कहा। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज बैंड, कोई भी चीज लेके घर से मत चलिएगा। इज इट मैंडेटरी टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द संदेश ऐप? संदेश ऐप जो है एक पैरेलल आपको सोर्स दिया गया है नोटिफिकेशंस को पाने का और सोर्सिंग करने का, यदि आपके पास में डिटेल, आपकी ईमेल आईडी एक्सपायर हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो इसलिए संदेश, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। संदेश आप ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, बुराई क्या है। मोबाइल फोन नंबर ऐसा यूज करिएगा जो अगले 2 साल तक एक्टिव रहने वाला है। कोई भी नंबर जो बहुत जल्दी डोरमेंट हो चुका है उसको आप पहले चालू करा लीजिए ताकि वो बाद में डोरमेंट ना हो जाए। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ईमेल आईडी यदि आपका है तो ईमेल आईडी पे एक मेल भेज के देख लीजिए कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी पे डिटेल आ रहा है और ईमेल आईडी आपका डोरमेंट हो चुका, आप खुल ही नहीं रहा, यू विल बी लैंडिंग इन ट्रबल। एग्जाम के 2 सेशन देने का फायदा क्या है? तो एनटीए का कहना है कि अप्रैल सेशन जो है एक वार्म अप सेशन है और मई जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट सेशन। आप चाहें तो दोनों सेशन दीजिए, आप चाहें तो दोनों में से कोई एक सेशन दीजिए। अकॉर्डिंग टू देम कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं आपको कहूं फर्क पड़ता है। तो मेरे मुताबिक आप दोनों सेशंस का एग्जाम जरूर अपीयर कीजिए। पहला इसमें फायदा ये होगा कि परसेंटाइल स्कोर, परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। यानी आपके नीचे यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए हैं क्योंकि आपने एग्जाम ही नहीं दिया है तो डिविजिबल अमाउंट चेंज हो जाएगा, यानी आपका परसेंटाइल बदल जाएगा। इसीलिए आपकी सीट किसी और को हैंडओवर हो सकती है। बेशक आपका स्कोर बेस्ट ऑफ दोज यूज हो रहा है मगर परसेंटाइल का गेम चेंज हो रहा है। इसीलिए आप दोनों अटेम्प्ट्स जरूर करिए और दोनों अटेम्प्ट्स जरूर दीजिए। हालांकि आपको लग रहा है कि नहीं मेरा एक अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल बन रहा है मगर मैं दूसरा अटेम्प्ट क्यों दूं? क्योंकि टाई ब्रेकिंग में आपके पास में दोनों अटेम्प्ट का स्कोर होगा तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या एनटीए ने जेईई मेन का सिलेबस चेंज किया है? जी नहीं, जो पिछले साल का सिलेबस है वही इस साल का भी जेईई मेन का सिलेबस है। आप पेज नंबर 85 में जाइए, एनटीए के बुलेटिन का, जेईई मेन बुलेटिन के पेज नंबर 85 में जाइए, वहां पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप वहां पे जाके सिलेबस देख लीजिएगा। 90 क्वेश्चंस हैं। इन 90 क्वेश्चंस में से आपको कोई 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जैसा कि शुरू में मैंने बोला। इन 25 क्वेश्चंस में से जो बाद का सेक्शन है, 5 जो क्वेश्चंस है इंटीजर टाइप के, 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 की चॉइस आपको दी गई है। ये ही खाली बदलाव है, मगर सिलेबस में कोई बढ़ोतरी या कोई घटोतरी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है? जी बिल्कुल है, अभी भी नेगेटिव मार्किंग है। सही उत्तर के लिए आपको +4 मार्क्स दिए जाएंगे और हर गलत उत्तर के लिए आपको -1 नंबर दिया जाएगा। सो दिस ईयर ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग इज देयर एज अर्लियर। क्या जेईई मेन अलग अलग मीडियम्स में होगा? जी हां, इंग्लिश के अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग भाषाओं के, जो प्रांतों की भाषाओं के मुताबिक अलग अलग चॉइसेस आपके पास में है। यदि आप असमिया बोलते हैं तो असम रीजन में असमिया का लैंग्वेज का ऑप्शन ओपन होगा। यदि आप मराठी बोलते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी का ऑप्शन आपको ओपन होगा। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और हिंदी के अलावा ये भाषाएं भी शामिल हैं। तो इनमें से भी किसी भाषा में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्या आधार मैंडेटरी है? आधार जो है वो इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ आईडीज। आप ये आईडी है, इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने बताया इससे पहले भी, कोई दूसरी आईडी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है? जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आएगी। जिस शहर से, जिस राज्य से आपने 11वीं और 12वीं किया है वो राज्य आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाएगा। मान लीजिए आपके पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब है,
आपने 11वीं और 12वीं मान लीजिए उड़ीसा से किया और आपने उसमें इंप्रूवमेंट के लिए बैठे, इंप्रूवमेंट के टाइम आप महाराष्ट्र आ गए, तो भी आपका जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हैगा वो उड़ीसा ही रहेगा, ओडिशा ही रहेगा। यही डेफिनेशन है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी की, कि जहां से आपने ओरिजिनली 11th और 12th किया है, दैट इज ट्रीटेड एज योर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। यहां पे मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से एग्जाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक जहां पे आपको सेंटर मिला है, जो सेंटर आपने भरा है, वो सेंटर आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाएगा, जिस राज्य में वो सेंटर है। जो बच्चे अलग अलग देशों से हैं, जैसे नेपाल, भूटान या कोई और देश से हैं, तो उनका यदि कोई परमानेंट एड्रेस इंडिया में है तो वो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाएगा। जो पासपोर्ट पे एड्रेस दिया है वो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कहलाएगा। इसके लिए आप स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी का जो सेक्शन है उसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये देखिए स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। कोई और क्वेरी, कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे को सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को फोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर देखिए स्क्रीन पे आ रहा है 9424744064। इस पे कोई हेल्प मेरे से चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर गाइडेंस एंड हेल्प। सो विद दैट आई गिव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेन। आप फॉर्म ध्यान पूर्वक भरिए और ध्यान पूर्वक आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिए, क्योंकि फिर बोल रहा हूं करेक्शंस की गुंजाइश नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।